बहुत सारे चीज़ों में देखता हूँ कि मैं अपने लोग को रोक नहीं पाता हूँ, क्योंकि कुछ आइडियोलॉजिकल डिस्कशंस हुए, कुछ बड़े बड़े अवधारणाएं, बिग कॉन्सेप्ट्स भी इनके बीच से आया, लेकिन उन सबों को हम छांट करके जेएनयू के बारे में ही कुछ लोगों के बीच में बात करेंगे। इससे ज़्यादा हम इधर उधर जाने का समय भी नहीं और बर्दाश्त से भी बाहर हो जाएगा। तो मैं जेएनयू के बारे में एक चीज़ मैंने शुरू में गलत बोल दी थी। 1964 नहीं, 1966 के एक्ट के हिसाब से हुआ है। 1964 में जवाहरलाल नेहरू मर गए, उसके बाद 1966 के एक्ट के हिसाब से हुआ। ऐसी बहस थी कि जवाहर इस देश के अंदर कोई ऐसा ऑक्सफोर्ड जैसा यूनिवर्सिटी नहीं है, कैम्ब्रिज जैसा यूनिवर्सिटी नहीं है जहां आइडियाज के बवंडर उत्पन्न कर सके। तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि पूरे दुनिया में एक ऐसा विश्वविद्यालय भारत में भी हो जो एक किसी ध्रुव तारे की तरह दूसरे दुनिया के लोगों को दिखाई दे सके। तब इसकी पृष्ठभूमि क्या है? इस पृष्ठभूमि में यकीनन कांग्रेस के अंदर पढ़े लिखे उतने बड़े बड़े लोग नहीं थे, लेकिन कांग्रेस ने सोचा कि जो पढ़े लिखे तबके लेफ्ट हैं उन्हीं को इस संस्था को स्थापित करने की जिम्मेदारी दी जाए। और 1966 के बाद 1969 में यह जाकर के जब विश्वविद्यालय विज्ञान भवन के एक छोटे से रूम से ऑपरेट होता था, तो जी पार्थसारथी पहले वाइस चांसलर के रूप में वो एक्ट करते थे। और उन्होंने देखा कि दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय में है उसके प्रोफेसर्स और टीचर्स का रैंक क्या है। तो इन लोगों ने विचार किया कि इस जेएनयू में जब तक उस रैंक के टीचर और प्रोफेसर्स नहीं होंगे तो इस जेएनयू को आगे बढ़ने में या दूसरे के लिए आकर्षक बनाना यह जो है कामयाब नहीं होंगे। तब उसके बाद यह विचार करते हुए हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाई गई। जोधपुर से कौन है, बनारस से कौन है, तमिलनाडु से कौन है, केरला से कौन है, ये सारे बड़े बड़े प्रगतिशील प्रोफेसर, प्रगतिशील छोड़िए लेकिन अपने विषय के कौन महारथ है, उसकी एक लिस्ट बनाई गई और सबको ऑफर भेजा गया कि कृपया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आप नौकरी लीजिए और उसके बाद यहाँ इसको। और उसमें इंदिरा गांधी भी सोचती थी कि एक ऐसा विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू के नाम पर हो जो कि काफी दुनिया में चर्चा का विषय रहे। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर का भी बहुत ही ज्यादा, तो सारे जिसे प्रोफेसर नूरुल हसन जानते हैं, जी पार्थसारथी हो ही गए। उसके बाद दुनिया के और बड़े बड़े देखिए प्रगतिशील लेफ्ट वामपंथी शब्द हम यूज नहीं करेंगे, हम उसे यूज करेंगे कि उदारवादी लोग। और उदारवादी लोग अमूमन वो बहुत ही अच्छे होते हैं और अंतोगत्वा लास्ट में वो वामपंथी घोषित कर दिए जाते हैं, क्योंकि उनके उदारवाद में भी जो जनता के लिए दर्द है, इस दुनिया के जो शासक वर्ग है वो उदारवाद भी पछता नहीं है, वो उदारवादी अंतोगत्वा वामपंथी ही साबित हो जाते हैं। और ये मैं कह रहा हूँ कि जेएनयू कोई लेफ्टिस्ट का गढ़ नहीं था, उदारवादियों का गढ़ था। और उदारवादियों के बीच में कुछ चंद मुट्ठी भर कॉन्शस वामपंथी लोग उसमें थे। चूंकि वामपंथियों की आदत वो किताब पढ़ करके विद्वान तो होते ही थे, तो उनको जो लाया गया तो वो लोग भीतर में इन उदारवादियों के बीच एक बहुत ही सशक्त ताकत के रूप में काम करते थे। और उदारवादी भी उस लपेटे में पढ़ना लिखना जो है चालू कर देते थे और उदारवादी भी बहुत सारे
जो है वो जनता की और आम जन के हितों की बात करते थे। तो ये कहना कि यह केवल लेफ्टिस्टों का, कम्युनिस्टों का कर रहा है, यह कतई नहीं है। हाँ, यह एक छोटा सा ग्रुप था जो उदारवादियों और हृदय के रूप में जरूर ये लोग भीतर में बैठे थे, और इनका हर काम जो होता था वो बड़ा ही सोच समझ के और दूरदर्शी होता था, जिसको उदारवादी भी मानते थे और उसके ऊपर चलते थे। एक बात मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को की सूची बनाई गई और उसको इस विश्वविद्यालय में लाके स्थापित किया गया। चाहे प्रोफेसर नंबर सिंह बनारस से, सीपी भामरी हों जयपुर से, के.एम. पन्नीकर हों केरल से, ये सारे लोग बड़े बड़े वर्ल्ड के फेमस, रोमिला थापर जैसे हिस्टोरियन, हरिवंश मुखिया जैसे हिस्टोरियन, के.एम. पन्नीकर जैसे हिस्टोरियन, उसके बाद सुबीरा जायसवाल जैसे हिस्टोरियन, ये तो इतिहास के हिस्टोरियन। साहित्य के जो मठाधीश थे, जो हिंदुस्तान के अंदर अपनी ताकत रखते थे, प्रोफेसर मोहम्मद हसन, चाहे वो नंबर सिंह हो, चाहे मैनेजर पांडे हो, ये सब बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स जो है वो हर एक सेंटर में ये स्टडी किया गया कि कहाँ कहाँ ऐसे विद्वान लोग बैठे हैं, उनको लाया जाए और जेएनयू के शैक्षणिक संस्था का विकास इस तरह से हो जिससे लगे दुनिया के पैमाने पर कि कोई एक ऐसे विश्वविद्यालय में हम जाएं तो भारत हमारे लिए टफ हो, भारत इतना आसान नहीं। जेएनयू को देख करके दुनिया के तमाम इंटेलेक्चुअल्स इतना आसान नहीं समझते थे जेएनयू के लोगों से जब इंटरेक्ट करते थे। इस पर्सपेक्टिव से इसको विकसित किया गया और 1966 में संशोधन 1964 में 66 के एक्ट से बना, तो मुझे माफ कर दीजिएगा, थोड़ा एज के हिसाब से हमारी गड़बड़ी हो गई होगी। उस इतनी एज में तो 20 साल की गड़बड़ी करेंगे। करेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये सिखाया ही गया है कि अपनी आलोचना खुद कर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और हम बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं जब हम अपनी आलोचना करते हैं ना, मुझे बड़ी सुरक्षा महसूस होती है, कम से कम जो है ठीक। उसके बाद 1969 में यह एक ऑफिशियल ढंग से काम करता था, शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं चलता था। 1971 के बाद से शैक्षणिक कार्यक्रम का विकास हुआ, तो एक बहस चला, डिपार्टमेंट बनाया जाए या स्कूल्स बनाया जाए। तो ये विचार हुआ कि दुनिया के पैमाने में स्कूल शब्द जो है वो ज्यादा बेहतरीन है डिपार्टमेंट से, जबकि अन्य विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट कहे जाते थे, यहाँ स्कूल्स बनाए गए। तो शुरू में 7 स्कूल्स बनाए, लेकिन बाद में होते होते आज के तारीख में 13 स्कूल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में है। और ये स्कूल जो हुए तो एक ढंग की जो विषय का एक दूसरे से संबंध था उसको अटैच करके एक स्कूल बनाया, जैसे स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उसमें फिलॉसफी को भी रख दिया। तो अब स्कूल ऑफ लैंग्वेज, स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज। अब केवल ये स्कूल नहीं रहा, स्कूल के अंदर भी हमेशा ये बहस चलती थी कि विश्व के पैमाने पर किस तरह के डेवलपमेंट हमारे विषय के अंदर हो रहे हैं, उसको जल्दी से इंकॉर्पोरेट हर 6 महीना 4 महीना में हम लोगों का एकेडमिक मीटिंग होती थी कि दुनिया के पैमाने पर कौन सा नई चीजें आ रही, उसको तुरंत सिलेबस में डालो। वर्ल्ड का जो डेवलपमेंट है तुरंत सिलेबस में डालो। और प्रोफेसर बैठ करके एक ही पन्ना को रख करके पढ़ाने नहीं जा सकते, फिर नए लिटरेचर को उसको पढ़ना पड़ता है। जब नया आपने सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया तो उस सब्जेक्ट को आपको किताबों की लिस्ट देनी पड़ती थी और फिर उस सब्जेक्ट पर आपको काफी पढ़ना पड़ता था। तो ये जेएनयू के प्रोफेसर का एक लगातार शैक्षणिक जो उसका
अभ्यास था वो टूटता नहीं था। जैसे दूसरे विश्वविद्यालय में एक बार पुराना कागज बना लिए, कांख में ले लिए, हर क्लास में उसको लिखा, ऐसा नहीं होता। और ये जो प्रक्रियाएं थे, ये पढ़ने के बाद विद्यार्थी का दिमाग धीरे धीरे बदलता था। सिलेबस में जब नई नई विश्व की तमाम चीजें आती थी, तो जो बाहर से विद्यार्थी आते थे गांव देहात से, सोचते थे कि ये सब क्या चीज है। हम खुद ही भागलपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, यहाँ आकर के मैं देखा, और नाम सुनते थे प्रोफेसर का, तो हम उनको प्रणाम करके कहते थे थोड़ा सा क्लास में बैठने दीजिएगा, तो वो कहता तो बैठ जाओ। जैसे हम सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर नंबर सिंह पढ़ाते थे, ये साहित्य का समाचार जिंदगी में नाम ही नहीं सुने थे कि साहित्य का समाचार क्या होता है भाई। लेकिन यहाँ ये टर्मिनोलॉजी हमने सुना, और जब उन्होंने साधारण ढंग से इस चीज को समझा दिया, तो आप समझिए कि मैं भागलपुर में बोलूंगा ना सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर, कहाँ से विद्वान आ गए, क्या नाम है, कैसा आदमी है, कि तो सुनबे नहीं किया। तो फिर हमको भी पढ़ना पड़ता था, तो स्टूडेंट को भी वो बैठने नहीं देता था। तो स्टूडेंट और टीचर लगातार नए नए चीजों का, और स्टूडेंट क्या करता था, सोचता था इस प्रोफेसर को आज डिफीट करना, तो फिर एक नया डेवलपमेंट वो पढ़ करके लाइब्रेरी से जाता था और क्वेश्चन पोज कर देता था प्रोफेसर। तो प्रोफेसर यदि सक्षम रहे, क्योंकि मोस्टली प्रोफेसर लाइब्रेरी अटेंड करते थे उस समय, जिस समय मैं आया था 1980s के दौर में, सारे प्रोफेसर में से बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफेसर देखेंगे दिन भर लाइब्रेरी में बैठे हुए, और नया लिटरेचर वो जर्नल्स के खान में बैठे हुए हैं, क्योंकि जर्नल में नया नया आर्टिकल आता था, नया नया कंसेप्ट आता था, उसमें जुझे रहते थे, और फिर उसको लेकर के अपना भाषण मारते थे क्लास में। तो स्टूडेंट भी सोचा कि ये जर्नल में बैठा है, हम भी जाते हैं उसी जर्नल में बैठा। वो आता तो वो अभी को दूसरा तीसरा कॉन्सेप्ट ले लेता था, और उसके बाद प्रोफेसर के साथ भिड़ जाता था। और प्रोफेसर जो है जब नहीं जानता था तो कहता था भैया कल परसों आऊंगा, बताऊंगा, और मैं तुम्हारा बहुत कदर करता हूँ, क्योंकि तुमने बहुत ही अच्छा जो है अपने पढ़ने लिखने के चीजों को जगाया। ये मैं पढ़ने लिखने की ट्रेडिशंस। अब जेएनयू और मैं थोड़ा सा एक दो लाइन इसलिए बोलना है, हम भागलपुर यूनिवर्सिटी किताब का दर्शन नहीं, एक दो किताब को दे दिया। यहाँ का में फ्री है लाइब्रेरी। जब लाइब्रेरी फ्री है तो सुबह में 8 बजे खुलता था, 12 बजे बंद होता था। तब तो हमको लगा कि बाप रे बाप फ्री चीज है सर, बिना पैसे का ही किताब है, और दिन रात उसमें घुसे रहते थे। और समय समय पर चाय पर निकल आते थे, तो जो हम पढ़ लेते थे तो उसी इंटेलेक्चुअलिज्म को झाड़ना था। उसी इंटेलेक्चुअलिज्म को जो बैठा हुआ था दूसरा चाय पी रहा है, और नया इंटेलेक्चुअलिज्म लेकर झाड़ रहे, तो वो भी सोचता था अब ये लाइब्रेरी निकला है, हवा मार रहा है, हवा मार रहे हैं। देखो हवा मारने का भी अपना गुंजाइश है, तभी तो हवा मारेंगे, ये तो कैसे हवा मारेंगे। तो उसके बाद इस तरह से मेरे साहस बढ़ गए, मैं धीरे धीरे बड़े बड़े टीचरों से टकराने लगा, क्योंकि मैं खेतिहर मजदूर परिवार से आया, तो टकराने का एक साहस तो था, लेकिन एकेडमिकली नहीं था। लाइब्रेरी मिल गया तो हम सोचे इंटेलेक्चुअल से भी टकरा, हमने से टकरा गए। उसके बाद फिर हम पहला आर्टिकल जब लिखे कि प्रॉब्लम्स ऑफ लेफ्ट यूनिटी, इस पर लिखे मेन स्ट्रीम, तो सीपी भामरी ने उसको उस समय हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने क्षेत्र में होने वाले रिसर्च और टॉपिक का एक सूचीकरण निकालते थे, जिसमें उस आर्टिकल को दे देते। तो मेरी भी आर्टिकल पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के अनुक्रमणिका में लिस्टेड हो गई, तो मैं तो बहुत बड़ा उपलब्धि समझा। मैं दे दिया सीपी भामरी से टक्कर। और सीपी भामरी एक ऐसा है
इंटेलेक्चुअल की जैसे चुटकी में खैनी रगड़ते हैं वैसे रगड़ के रखते इंटेलेक्चुअली घिरिएगा। लेकिन उसने देखा ये आदमी मिट्टी पर का आया है, इसको रगड़ना बड़ा मुश्किल है, ये बुनियादी सवाल दिखा देता है, इंटेलेक्चुअल के बीच में भी ये बुनियादी सवाल, तो उससे टकराए। ऐसी तरह हमारा मन टकराने में बढ़ गया, किसी दूसरे प्रोफेसर से मिल जाते थे, किसी तीसरे से मिल जाते थे, लेकिन वो प्रोफेसर समझते थे नया चीज लेके आता है, नई बात बोलता है। तो उसने हमें कभी ये नहीं किया कि तुमको डांट देते हैं तुम चुप हो जाओ, ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझे जो है कहा कि इस क्षेत्र में ये भी पढ़ो। तो मैं आपको बताऊं, मैं तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्टूडेंट रहा, एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन यूटोपिया पर काम किया। एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरी की किताब के लिए एक दिन नंबर जी मिल गए, उसमें क्या नाम है लाइब्रेरी में। मैंने कहा सर एग्रेरियन थ्योरी, उन्होंने इतनी किताबें दिखा दी, बड़े बड़े लेखकों का, हमारे कार्ल कॉप्स्की से लेकर के तो चाइनोव स्कूल ऑफ थॉट, क्या क्या उन्होंने। हमने कहा ये तो साहित्य के प्रोफेसर है, लेकिन ये क्योंकि वो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी करते थे, वो रहते थे साहित्य में और पढ़ते थे विज्ञान का इतिहास। साहित्य के प्रोफेसर हैं, पढ़ रहे हैं इतिहास का इतिहास। तो ये जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच था प्रोफेसर का और फिर स्टूडेंट का, ये जब मिल करके दोनों में डायलॉग होता था तो ये विश्वविद्यालय फटता ही। दूसरा कम्युनिटी अवेयरनेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट टीचर के रिलेशंस का मैंने बताया। कम्युनिटी अवेयरनेस ये था कि हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े प्रोफेसर, लिटरेरी फिगर या पॉलिटिशियंस या थ्योरिटिशियंस या एकेडमिशियंस, उन सब को लाकर लेक्चर हम लोग का, केवल हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड के, जैसे नॉम चॉम्स्की आए, नॉम चॉम्स्की जानबे करते हैं, पूरे विश्व का सबसे महत्वपूर्ण इंटेलेक्चुअल। वो जो लगा तो बोलता था तो बाहर हम लोग माइक लगा देते थे, बाहर रहते थे वो भीतर बोलते थे, लोगों के ऐसे भीड़ रहते थे। तो दुनिया के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल को बुला करके यहाँ के स्टूडेंट को इतना एबुल बनाया जाता था, वो धीरे 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 अब है कि स्टूडेंट में एक जो इंथुजियाज्म होता है, हमारा हवा चल जाए, हमारा भी वर्चस्व लोगों के ऊपर काबिज हो जाए, मैं भी इंटेलेक्चुअल कहलाऊं, ये दिमाग में बात हमेशा रहा है। तो उस समय एक 2, 4, 5 इंटेलेक्चुअल काफी फेमस थे वर्ल्ड में, उसका नाम लेने के बाद दूसरे लोग दुबक जाते थे। काफ्का, दरिदा, पुलंजा, मिलीबैंड, अब ये सब जो है बोलता था, हम लोग गांव देहात से आके बकला जैसे खड़े उसको खुशी होता था कि इस तख्ते के ऊपर हमने इंटेलेक्चुअलिज्म डाल दिया। अच्छा, तो मैंने भी ये ठान लिया कि ये सब है क्या चीज, ये जो इतना भारी भारी चीज बोला, ये है क्या चीज। हम लोगों ने, हम ही नहीं, सारे स्टूडेंट को यहाँ के शैक्षणिक वातावरण में जीने के लिए सारे स्टूडेंट को सीखना पड़ता था, नहीं तो वो जो है वो स्टूडेंट यहाँ मुंहदब्बू बन करके रह जाता था। मैंने अपना बड़ा लो स्टैंडर्ड का फील, बड़ा ही ज्यादा हीन भावना से ग्रसित होता था। तो यहाँ तो हम हीन भावना से निकलने के लिए इसे विश्वविद्यालय में आए थे, तो विद्यार्थी भी वैसे रंगारंग चकाचक पढ़ता था जैसे प्रोफेसर पढ़ता था। दैट इज व्हाई नॉलेज इज नॉट वन साइडेड बिजनेस, दिस इज two-way multi-dimensional correspondence of the knowledge। हर तरह का खिड़की खुला रहता था। हमारे एक प्रोफेसर थे लाइफ साइंस के, दत्ता साहब, जब यहाँ बोलने के उर्दू के इतिहास पर उसने पब्लिकेट लिखी, साइंस वाले को क्या मतलब, इसलिए वो सोचा कि मैं जा रहा हूँ बोलने के लिए उर्दू के ऊपर, कुछ तो बातें हम बोलेंगे तो फ्री में कैसे बोलेंगे। उर्दू लिटरेचर वो पढ़ के आपके इलाहाबाद के सबसे बड़े उर्दू के प्रोफेसर हैं, 3 साल हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर लिखे, हम लोग भी पढ़ लिए उसी दौर में। एहतसाम हुसैन बहुत बड़े प्रोफेसर थे,
इलाहाबाद के, शायद आपने नाम सुना होगा, उनकी किताब भी है उर्दू साहित्य का इतिहास कुछ इस तरह का है। बहुत दिन हुआ पढ़े हुए, हम लोग वही पढ़ लेते थे, तो बड़े प्रोग्रेसिव ख्यालात के आदमी भी थे। तो ये उर्दू पढ़ लिए पूरा, और जाके पंपलेट लिख करके पंपलेट वहां जाके पढ़ा। लाइफ साइंस के प्रोफेसर, और अब मैं आपको बताऊं, जितने लाइफ साइंस के प्रोफेसर टीचर्स पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, इन्वायरमेंटल साइंस के प्रोफेसर अस्थाना साहब सब, ये सब इतनी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे कि लगता ही नहीं था कि ये साइंस स्ट्रीम के आदमी है। उतना हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के टीचर स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं थे। तो ये जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड आर्ट्स दोनों सब्जेक्ट का जो इंटरडिसिप्लिनरी, और हर साइंटिस्ट जो यहाँ का था उसका साइंस का सोशल इम्प्लीकेशंस बताता था। इस साइंस की इन्वेंशन का सोशल इम्प्लीकेशन क्या है, इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या प्रभाव है, तब जाके जेएनयू के प्रोफेसर माने जाते थे, माने जाते हैं। इस परंपरा के आप अनुयायी हैं। अब ये तो हुआ एक एकेडमिक, थोड़ा सा मैंने पुट दे दिया, अब थोड़ा पॉलिटिकल हो जाए। 1970 में जब इस्टेब्लिश हुई यूनिवर्सिटी, तो मुख्य रूप से दो ऑर्गेनाइजेशंस थे, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, और थोड़े थोड़े छोटे छोटे ग्रुप में NSUI भी था, ABUP भी था। लेकिन यह एक अनटचेबल ऑर्गेनाइजेशन, छोटा परिवार, एकदम सिकुड़ा हुआ परिवार, गुम्मी मारो परिवार, चुपचाप रहो, किसी को बताओ नहीं कि मैं NSUI में हूं ये। लेकिन यहाँ एक ग्रुप था जिसमें बहुत ही गंभीरता से वामपंथ आंदोलन के ऊपर अध्ययन करके उसका विंग होता था, जैसे SFI, जैसे AISF, SFI शुरू के दिनों से। और पहला जनरल सेक्रेटरी, पहला प्रेसिडेंट जो हुए वो तो नहीं हुए SFI के, लेकिन उसके बाद के दिनों में लगातार SFI का ही प्रेसिडेंट हुआ, और AISF का जनरल सेक्रेटरी होता चला गया। हर हमेशा AISF का जनरल सेक्रेटरी, जो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी हुआ, अभी बहुत बड़ा अमेरिका का प्रोफेसर इंटेलेक्चुअल है, ज्ञान प्रकाश, तो हिस्ट्री के ही शायद ज्ञान प्रकाश, वो पहला AISF के उस समय नॉमिनेटेड जनरल सेक्रेटरी हुआ था। लेकिन उसके बाद भी AISF हमेशा जनरल सेक्रेटरी से अलायंस में SFI के साथ जीता है, और मोस्टली आप देखेंगे AISF का जनरल सेक्रेटरी, SFI का प्रेसिडेंट, ये चल रहा है। उसके बाद 1974 का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि CPM और नक्सलाइट के बीच दुर्धर लड़ाई है बंगाल में, हजारों नक्सलाइट मौत के घाट उतार दिए गए हैं। और उसके बाद जो है SFI के अंदर एक प्रकार का बहुत ही ज्यादा टर्माइल है, और वो टूट करके 3-4 ग्रुप बन गया रेडिकल लेफ्ट का। हम एक नहीं थे, रेडिकल लेफ्ट का, ऐसे ही बोल रहे हैं, नक्सलाइट हम नहीं बोलते, हम रेडिकल लेफ्ट बोलते हैं। तो 3 ग्रुप बना, उसमें PSO होते थे सबसे रेडिकल, जिसके उर्मिलेश लीडर थे। उर्मिलेश अभी बहुत बड़ा, आप शायद जानते हैं उर्मिलेश, कई हजार वो हिंदी के ये बोर लगेगा तो बोल दीजिएगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं, मैं बैठ के देखता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद जैसे PSO है, तो AISF को तो सीधे कहते थे संशोधनवादी, रिविजनिस्ट, और AISF और PSO दोनों मिलकर SFI कहता सेक्टेरियन। देखिए शब्द सेक्टेरियन, SFI सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन। PSO कहता, CPI को तो रिवोल्यूशनरी गुस्सा ही नहीं था AISF, लेकिन SFI गाली देता था कि रिविजनिस्ट, इसलिए कि उन PC जोशी और जॉर्जी दिमित्रोव की सब कहानी बाद की बात है। जब उन्होंने कहा कि भारत की परिस्थिति में भारत के क्रांति को देखने की जरूरत है,
इसीलिए अब दुनिया के पैमाने पर जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल होता था, जार्ज दिमित्रोव ने 1942 में बोला था, अब ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल खत्म होता है। हर देश में कम्युनिस्ट अपने अपने हिसाब से अपनी परिस्थिति को देख करके आंदोलन करें और अपना विकास खुद करें। तो ये लाइन का अपोज हुआ 1948 में, भयानक अपोज हुआ। उस समय कॉमरेड बीटी रणदेवे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा कि ये रिविजनिज्म है कि अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन का जो एक पैरामीटर्स था उसको बदल करके ये दूसरा दिया। लेकिन उन्होंने कम्युनिस्ट मूवमेंट की फिजिबिलिटी के लिए ये बात बोली थी, ये नहीं कि आपके मन से अंतरराष्ट्रीय बात खत्म हो जाए, इसके लिए नहीं किया था। तो ये जो चला तो कॉमरेड बीटी रणदेवे हो गए। बीटी रणदेवे सख्त कम्युनिस्ट। मैं आपके कंजम्पशन के लिए, हिस्ट्री वाले स्टूडेंट के कंजम्पशन के लिए कह रहा हूं, पता नहीं मैं कितना सही हूं नहीं हूं, मेरे भी बात को जांचिएगा, जो गलत होगा उसको भूल जाइएगा। तो बीटी रणदेवे ऐसे थे कि आपको तराजू पर तौलते थे कि कम्युनिस्ट है ही नहीं। जैसे वो चले गए उड़ीसा की कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में, वहां उड़ीसा की कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर को बड़ा गर्म लग रहा था, उसने एगो टूटा हुआ पंखा अपने मुंह पर लगा दिया। जब बीटी रणदेवे ऑफिस घुसे तो उन्होंने पंखा को 1 लाख में रखा। बुर्जुआ कल्चर, बुर्जुआ कल्चर, जब तुम इस हवा खाने के लिए यहाँ बैठे हो तुम क्या क्रांति करोगे? और उसको पार्टियों से निकाल दिया और 1 लाख मार दिया। 1 लाख मार दिया, पंखा टूट करके। और ये पार्टी के लाइन विभिन्न मास ऑर्गेनाइजेशन पर भी थोपा जाने लगा। पार्टी का डिसिप्लिन, तो मास ऑर्गेनाइजेशन पार्टी के लाइन से तो नहीं चल सकता है, मास ऑर्गेनाइजेशन मास के नीड से चलेगा। तो AISF के ऊपर भी उस समय AISF भी अकेला ऑर्गेनाइजेशन, AISF के ऊपर और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो 1936 में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन बना, उस समय में बड़े बड़े लोग CPI छोड़ के चले गए, क्योंकि CPI का हार्ड लाइन जो है वो साहित्यकारों के बीच में ये फैलने लगे। जब ये फैलने लगे तो साहित्यकार सोचा तब हमारे सोचने और समझने का दायरा कहां बचता है? तो आप लिमिट कर रहे हैं। कॉमरेड बलदास सहनी CPI से रिजाइन करके, बलदास सहनी CPI में थे, रविशंकर जो बहुत बड़े गायक थे वो सेंट्रल कमेटी ऑफ CPI के मेंबर थे, ये सब रिजाइन कर दिए। कहा कि भाई मास ऑर्गेनाइजेशन में इतना हार्ड एंड फास्ट तराजू पर तौल करके नहीं चलता है, तो उसे सेक्टरियनिज्म कहा गया। अरे बड़ा खिस्सा है, सुना दीजिए। खिस्सा इसलिए सुना देते हैं कि हम लोग इसके भुक्तभोगी रहे। ऐसे आइडिया कितनों हम साधारण रहे, लेकिन ले लेकर के हम लोगों को भी उसी के पैरामीटर्स पर तौलने की कोशिश करता था, उस पर उतरते ही नहीं थे, तो गाली भी सुनते थे। एक बात, अब कॉमरेड बीटी रणदेवे के बारे में जब बीटी रणदेवे असफल होने लगे और उन्होंने लाइन ले ली, चाइनीज फॉर्म्स ऑफ रिवोल्यूशन का लाइन ले लिया। क्या था चाइनीज फॉर्म्स ऑफ रिवोल्यूशन? द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड में एक कंसेप्ट ये मौजूद था कि हम जो है आर्मी बनाएंगे और आर्मी को चारों तरफ से ले जा करके फिर उसके बाद सेंटर कैप्चर कर लेंगे। तो चारों बगल से जैसे घूम के जाएंगे या सेंटर कैप्चर कर लेंगे। तो तेलंगाना मूवमेंट जब हुआ तो उसमें उन्होंने कहा अब जो है पूरे तरह खेतिहर मजदूर को रिवोल्यूशनाइज करके आर्मी ला कर बना करके चारों तरफ से हैदराबाद घेर लेंगे, उसी तरह दिल्ली घेर लेंगे। और इसी क्रम में ये सभी लोग स्टालिन से मिलने चले गए कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो स्टालिन का महामूर्ख, मूर्खतापूर्ण सबको गाली दिया स्टालिन ने। भारत के राजनीति को तुम लोग 1 पैसा नहीं समझते। भारत का जो स्टेट फॉर्मेशन हुआ है कितना स्ट्रॉन्ग है, तुम इसके सामने में दीपक बन करके जो आदमी लेके घेरना चाहते हो, तुम जनता के साथ पहले हो, जनता करेगी क्रांति, तुम हीरो बन मत। अरे भाई वहां से लौट के आया, लेकिन
चाइनीज रिवोल्यूशन 1949 में सक्सेस हो चुका है, उसका भूत सवार हमारे कमरेलों पर पूरा है, लाइन लिए हुए हैं। फिर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो दृष्टिकोण थे, इंटरनेशनल पॉलिटिकलिज्म जो मुख्य आधार था कम्युनिस्ट पार्टी के बढ़ने का, वो छोड़कर चाइनीज नेशनलिज्म को उसने नेशनल क्वेश्चन को उसने नेशन सेंट्रिक कम्युनिज्म को उसने डेवलप किया और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को उगाड़ी देता था। इससे सोवियत यूनियन के जो पर्सपेक्टिव थे उसके साथ उसका टक्कर होने लगा। टक्कर होने का कारण एक कंसेप्ट चला, द ग्रेट डिबेट। तो 1948 से लेकर 60 तक ग्रेट डिबेट चला है और उसमें सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी को रिविजनिस्ट ठहरा गया। तो जो सोवियत यहाँ सपोर्टर होंगे उसको भी रिविजनिस्ट ठहरा गया। ये रिविजनिस्ट शब्द के सोचने की बात है, ये कार्ल काउत्स्की के लिए लेनिन ने कहा था, समझे में? जब कार्ल काउत्स्की से डिबेट हुआ, कार्ल काउत्स्की कह रहा था, ठीक वही प्रोधन वाला लाइन ले रहा था कि रिवोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, यह बेसिक लॉज जो कैपिटलिज्म में मौजूद है वो अपने आप रिवोल्यूशन ला देगा, ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, जिसका लेनिन ने विरोध किया कि नहीं, श्रम और श्रमिक का इंटरवेंशन, कॉन्शियस इंटरवेंशन रिवोल्यूशन के लिए जरूरी है। तो फिर कहा कि रिवोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि केवल सत्ता परिवर्तन। रिवोल्यूशन की परिभाषा हुई, रिवोल्यूशन इज द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास, not one person or one section or one party to another party, from one class to another class, and that class should be defined in terms of proletarian and bourgeoisie. लेकिन काउत्स्की कहता था नहीं, the system which are coming from the above, the contradiction will lead the automatic revolutions. यही था कॉन्सेप्ट। इसको लेनिन ने कहा यही रिविजनिज्म। वो इधर सीपीआई पर पेल दिया, क्योंकि इन्होंने कहा कि भारतीय परिस्थिति में तो, भारत की परिस्थिति में तो भारत के लोगों का अध्ययन करिए, भारत के सारे जो इथॉस है, नैतिकता है, साहित्य है, संवर्ग है, उसके चरित्र सबका अध्ययन करके भाई तब मिला जुला जो है एक साझी संस्कृति के हिसाब से करिए आंदोलन। तो साझी संस्कृति, साझी चीज के जो पक्षदार थे सीपीआई, इसी को उसमें जो हमारे एकदम इनकलाबी साथी थे उन्होंने कहा कि ये रिविजनिज्म। तो रिविजनिज्म 1964 के जून, मई और जनवरी तक हमने अजय घोष ने बड़ी कोशिश किया पार्टी न टूटे और वो मर गए। जब मर गए तो 64 के जनवरी तक पार्टी नहीं टूटा, क्योंकि जनवरी में नेशनल काउंसिल हुई, लगता था कि यही इसी समय टूट जाएगा। लेकिन जब जून जुलाई में एक नेशनल काउंसिल की मीटिंग रखी गई तो उस नेशनल काउंसिल का में 111 मेंबर थे, उसमें से 31 मेंबर कहा हम नेशनल काउंसिल का बायकॉट करते हैं और हम अपनी दूसरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट हम एस्टेब्लिश करते हैं। कहा क्या पर्सपेक्टिव? कहा 3 पर्सपेक्टिव। एंटी कांग्रेसिज्म नंबर 1, अंध कांग्रेस विरोध नंबर 2, वी विल नॉट फाइट इन द इलेक्शन, इलेक्शन इज ए बुर्जुआजी बिजनेस। समझे ना? 2 बातें उन्होंने मुख्य रूप से बोली। और 1967 और उन्होंने कहा कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो रिवोल्यूशनरी कॉमरेड ने सोचा ये तो बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेटमेंट है भाई, इसमें चलना चाहिए, चले। 1967 का चुनाव आ चुका है, विधानसभा का और लोकसभा का। तो सीपीएम के साथियों ने सोचा कि यदि हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे तो 2 ढंग से हम कटघरे में खड़े कर देंगे, तो जनता के नजरों में नहीं रहेंगे कहीं। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते हैं, ये 2 चीज। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। 1967 में वो चुनाव लड़ गए। तो 1967 में जब चुनाव लड़ गए, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, ये आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आईएएस वाले लोग
जो जेएनयू में थे वो सीपीआई सीपीएम एमएल में क्या डिफरेंसेस है वो हमसे पढ़ के जाते थे, लिख के वहाँ भाग भाग ले बोल करके दे आते था, पूरा नंबर मिल जाता था। 1967 में जब चुनाव जीता उस जगह सीपीएम, तो उसके आया जो भी परिणाम हुआ, तो उसके अंदर जो रेडिकल लोग थे सीपीआई को तोड़े क्यों? आप तो बोले थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो सीपीआई को तोड़ क्यों नहीं? आप भी सीपीआई से सेक्टरियनिज्म कहा और सीपीएम सीपीएम को रिविजनिस्ट कहा। जो सीपीएम पहले सीपीआई को रिविजनिस्ट कहता था वही डंडा चला दिया सीपीएम के ऊपर नक्सलाइट का रिविजनिस्ट। और 1969 के बाद से एक बहुत बड़ा पीजेंट मूवमेंट एक जगह है नक्सलवादी, ये नेपाल और सिल्लीगुड़ी के बीच में कभी जाना चाहिए, आप लोगों को देखना चाहिए। तो वहाँ कॉमरेड चारू मजूमदार, ये सबसे चारू मजूमदार, जांगल संथाल, सत्यनारायण सिंह, उसके बाद नागभूषण पटनायक, ये सब सीपीआई में थे। तो इन लोगों ने सोचा कि अब तो सीपीएम भी रिविजनिस्ट हो गया, तो इसमें रह के क्या करेंगे, इसको भी फाड़। बस 1969 के बाद इसमें भी टूट पड़ गई, लेकिन पार्टी जाकर के 1972 में जाके बनी। जब नक्सलवादी मूवमेंट बहुत तेज हुआ तो सीपीएम के लोग सब डर गए। उसमें हरे कृष्ण भंडार उस समय वो थे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कि भाई जो है यह जो है एनार्किक हो जाएगा। तो उन्होंने नक्सलाइट से ही टक्कर देना शुरू कर दिया और 1000 नक्सलाइट को गला काट दी। उस दिन से नक्सलाइट दुश्मन हो गए सीपीएम के, आज तक भी वो दिखाई दे। उनको देखकर हार काम जाता है नक्सलाइट ने, उसके साथ दोस्ती नहीं, किसी के होगा लेफ्ट में नहीं, उनके साथ दोस्ती। मैं ऐसे ही बता रहा समझे ना, मोटा मोटी बात बता रहे हैं जिससे कि आप लोगों के दिमाग में साफ साफ चीज बैठ जाए। और जब 1964 में सीपीआई टूटी तो सीपीआई के अंदर एकदम ऐसा स्थिति हो गया कि कौन किस में जाएगा। भूपेश गुप्ता जाने वाले थे सीपीएम में रह गए, सीपीआई में कमरे नवोदय पाल आने वाले थे सीपीआई में चले गए सीपीएम में। अरे भाई उस समय पता नहीं टूट गया तो बहुत ही अफरा तफरी मच गई ना, कौन कहाँ जाएगा कौन जाए। सीपीआई के जो 131 नेशनल काउंसिल थे 80 लोग सीपीआई में रह गए, 31 लोग जाके सीपीआई में बनाए। ये हिस्टोरिकल फैक्ट में आपके कंजम्पशन के लिए मैं बता रहा हूँ। 1972 में जाकर के नक्सलाइट मूवमेंट बहुत फ्लोरिश करता है। इसमें बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हिंदुस्तान के भाग लिए, इंजीनियर डॉक्टर्स, बड़े बड़े लोग, बिहार में सारे इंजीनियर डॉक्टर्स बड़े बड़े भाग लिए और बड़ा बड़ा आंदोलन चलाया। लेकिन सवाल है इसको एनार्किक समझ करके सीपीआई भी इसको डिस्कार्ड किया। सीपीएम तो इसके एंटी था ही, तो लेफ्ट से सपोर्ट नहीं मिला। और जो सत्ता का चरित्र है एकदम क्रश कर देना है ऐसे आंदोलन को, तो वो तो नक्सलाइट को पर्ज ही कर दिया। पर्ज करने के बाद नक्सलाइट में मंथन शुरू हुआ, 32 ग्रुप बन गया। 1972 और 74 के बीच में 32 ग्रुप्स बने। ऐसे ही मैं आपको आपके कंजम्पशन के लिए कह रहा हूँ, मुझे कोई जरूरी नहीं था कि ये सब चीज बताना है। हमको तो जेएनयू पर कंसंट्रेट करना था, हम तो बह गए दूसरे में। लेकिन इसे हम जल्दी ही समाप्त करेंगे। समझने के लिए सबसे जरूरी चीज है इससे जरूरी, और उसका प्रभाव यहाँ के प्रोफेसरों पर भी पड़ा है। आप बताएंगे वो सब दूसरी बात है। हर टॉपिक्स एक बहुत ही ज्यादा समय मांगता है, एक क्लास चाहता है। जितना टॉपिक्स है ना हमारे पास, वो हर टॉपिक एक क्लास चाहता है। मैं से ऐसा समझ रहा हूं। और आपकी भूख भी है ये जानने की। ऐसा नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं यह केवल मेरी इच्छा है, ये आम लोगों का भी भूख है। इस हंगरनेस ऑफ द पीपुल आल्सो, दे वांट टू नो द डेवलपमेंट which has taken place inside the left and left versus others। तो मेरा ये मैं इसीलिए अब वो सब का असर जेएनयू के स्टूडेंट मूवमेंट पर मौजूद था। 32 ग्रुप जब बन गए तो फिर 1985 में आकर के इन लोगों ने रियलाइज किया
कि भाई मुंडे मुंडे मत गिनने, सब कूटा जाएंगे, एक साथ बैठना। तो इंडियन पीपुल्स फ्रंट, आप लोगों को शायद बहुत लोगों को मालूम होगा, इंडियन पीपुल्स फ्रंट बना। इंडियन पीपुल्स फ्रंट ने बिहार में बड़ी सफलता हासिल की, 11 MLA तुरंत जीत करके चले आए। लेकिन वो सब पुराने CPI वाले ही थे जो CPI से असंतुष्ट होकर के गए। फिर IPF में कुछ दिनों के बाद मार हो गया। ये हाल की बात मैं बता रहा हूं, 1950 में मार क्या हुआ, उसमें 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप थे, एक पीपुल्स वार ग्रुप था, एक MCM थे, मार्क्सिस्ट माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, वो बिहार में थे और बंगाल के बॉर्डर पर थे, और पीपुल्स वार ग्रुप जो था वो आंध्रा प्रदेश। MCM माओइस्ट कम्युनिस्ट, कुछ MC, हमको एग्जैक्टली MCM माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, MCC। अब उन्होंने कहा कि भाई हम तो IPF बनाए आर्म्स छोड़ करके, और ये जितने भी जीत करके गए, ये बुर्जुआ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के शिकार हो गए, लूटपाट खाता है और मौज मस्ती करता है पार्लियामेंट में, अब भाई नहीं रहेंगे। तो इन लोगों ने फिर 1950 इधर हाल में फैसला लिया कि हम अलग, वो दोनों अलग हो गए और उन्होंने एक अलग कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। पहले कम्युनिस्ट पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जिसमें IPF के सारे ग्रुप थे। बाद में जब अलग हो गए तो उन्होंने बनाया CPM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ माओइस्ट, पीपुल्स वार ग्रुप और MCM आज तक अभी मौजूद है। और इन लोगों ने बनाया CPI-MLL, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन, MLL का था, वो ML नहीं है, MLL है, जो अभी जीता हुआ है ना, L है। अब देखिए बड़ा पेज है। लेनिनिस्ट कहलाने में 2 पार्टी बड़ा ही विभक्ति है, एक CPM और नेक्स्ट स्लाइड भाई, लेनिनिस्ट ने कहा, क्योंकि लेनिन ने एक पंपलेट लिख दिया था, लेफ्ट विंग कम्युनिज्म एंड इन्फेंटाइलिज्म, उसमें बचकाना हरकत जो लेफ्ट का था उसको उन्होंने रगड़ करके रख दिया था। ये बचकाना हरकत वाले जो लोग हैं उसको लेनिन अच्छा एकदम नहीं लगता, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लिख सकते हैं, लेनिनिस्ट नहीं लिखे। यहां लेनिनिस्ट लिखा, लेनिनिस्ट के कारण गड़बड़ी हुआ, लिबरेशन एक बार जोड़ दिया, MLL लेनिनिस्ट जो है वो थोड़ा छुप जाए। CPI तो बुढ़िया पार्टी है, ये तो पुरानी पार्टी है, किला धरे हुए क्या मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, जब भी बोलेगा मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, दूसरा लेनिनिज्म शब्द गोल कर देता है, मार्क्सिज्म। ये सब चीजें कोई आपको बताएगा वही जो भीतर का एक्टिविस्ट हाल चाल जानता है, सब सब नहीं बताएगा, समझे कि नहीं। इन सबों का प्रभाव हमारे JNU के स्टूडेंट मूवमेंट के ऊपर, ये सारे डिबेट का प्रभाव, SFI AISF एक छात्र राज करता चला गया स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। 1985 के बाद जो है ऐसा का ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, जो MLL ग्रुप का स्टूडेंट विंग है, वो फोर्थ फ्रंट पर आता है। उसका लीडरशिप किसके हाथ में है? एक AISF का ज्वाइंट सेक्रेटरी था चंद्रशेखर, बिहार AISF का वो ज्वाइंट सेक्रेटरी था। वो यहाँ आया तो उसमें जरा कम्युनिज्म क्रांतिकारिता थोड़ा सा विकसित हो गया, तो वो कहा कि अब मैं इस पर पहले स्टडी करूंगा। तो वो चला गया आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम और जगह, तो वहाँ देखा नेक्स्ट लाइफ को सेक्रीफाइस करते हुए वो वहाँ से आया और ऐसा ज्वाइन किया और उसने ऐसा को बड़ी ताकत दिया। बाद में चल करके मर्डर भी हो गया, आप लोग जानते हैं। चंद्रशेखर AISF का
ज्वाइंट सेक्रेटरी था वहां। अच्छा, दिक्कत क्या है, आपसे में लोग एक दूसरे का कैडर तोड़ते हैं, नया को क्यों नहीं बनाता? एक ये तोड़ लो, इसको ये समझा, इसको कहीं कम क्रांतिकारी है, तू मेरे में चले आओ, तुम जाते भूसगोलवा पार्टी में हो, चले आओ मेरे पास। यही आपसे में तोड़ तार करके हिसाब बताता, समझे ना? तो इससे प्रॉब्लम ये उत्पन्न हो गया कि लेफ्ट जो है एक दूसरे के ही खिंचातानी में इसका वैचारिक प्रभाव तो मजबूत था, लेकिन इसका जो जनसंपर्क जो हम छात्रों के साथ सीधा आंदोलन के साथ था, ये दिनों दिन कमजोर होता चला गया, जिसके कारण दूसरी पार्टियां हस्तक्षेप करके अपना जगह बनाई। उसमें एनएसयूआई का भी यहाँ जनरल सेक्रेटरी रहा है, एक अख्तर था, नाम भूल गए, नहीं शकील अख्तर तो वामपंथ से था, एक था जो एनएसयूआई से प्रेसिडेंट तनवीर उमर भी है, तनवीर अख्तर जो था एनएसयूआई को इस्टेब्लिश किया, वो प्रेसिडेंट भी बना और बाद में जाके एमएलसी बना, अभी मर गए जो भी। लेकिन हम लोगों का तो केवल एक वैचारिक दोस्त नहीं होता है, स्थानीय राष्ट्रवाद बिहार का है तो दोस्ती हो गया, ऐसे एक स्थानीय राष्ट्रवाद भी लोकल नेशनलिज्म बहुत काम करता है। मैं बिहार का हूं तो बिहार में दोस्त हो गए, हम फल्ला जगह यूपी वाली को दोस्त बना गए, तो इसे कहते हैं लोकल नेशनलिज्म भी बड़ा मान्य रखता है। तो वो अख्तर उत्तर भी हम लोगों के बड़े अच्छे फ्रेंड थे, बहुत नजदीकी फ्रेंड, भैया पहले छुके प्रणाम करना, कोई बात नहीं, सब चीज ठीक है। इन सभी चीजों का वामपंथ का कमजोर होना और जन आंदोलनों से अलग होने के कारण दूसरे संगठनों का हस्तक्षेप होना, ये जेएनयू में 1985 के बाद से एक लगातार प्रक्रिया बनी रही। राजनीति का ये आपको तेवर में दिखा, लेकिन जेएनयू के कुछ ऐतिहासिक आंदोलन और ऐतिहासिक विशेषताएं, हिस्टोरिकल स्पेसिफिसिटीज ऑफ जेएनयू, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने की प्रोग्रेसिव एडमिशन पॉलिसी को लागू किया, और प्रोग्रेसिव एडमिशन पॉलिसी को लागू करने में यहाँ के लेफ्टिस्टों का बहुत बड़ा योगदान है, प्रोग्रेसिव सेक्शंस का। ये क्या है प्रोग्रेसिव एडमिशन पॉलिसी जो जेएनयू ने बनाया? जेएनयू ने कहा कि देखिए भाई, हर एक जगह के सेंटर का इलीट चला आता है, रूरल एरिया के आदमी नहीं आते हैं, तो ऐसा करते हैं कास्ट बेसिस पर नहीं, एक क्लास बेसिस पर एक बनाते हैं फॉर्मुलेशंस कि रूरल एरिया से लोग यहां आवे, जिससे कि रूरल एरिया बेनिफिटेड हो। तो उन्होंने 17 पॉइंट फ्री देने का एक प्रोग्रेसिव सेक्शन, प्रोग्रेसिव एडमिशन पॉलिसी बनाई, 17 पॉइंट का शुरू में, बाद में ये कट गया, बाद में 11 हो गया, तो पहले 17 था। पहले 70 भी क्वार्टाइल नहीं, क्वार्टाइल में बता रहा हूं उसको। तो जो 6 पॉइंट था वो था कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर एससी एसटी को देना ही। उसके बाद 6 पॉइंट के बाद था कि ज्योग्राफिकली डिवीजन क्वार्टाइल के रूप में किया गया कि ये रीजन 1 क्वार्टाइल में आएगा, 2 क्वार्टाइल में, 3 क्वार्टाइल में। 1 क्वार्टाइल में जो आएगा उसको 4 पॉइंट मिलेगा, जो 6 पॉइंट मिलेगा। 2 क्वार्टाइल में जो आएगा उसको 3 पॉइंट मिलेगा, 3 जो आएगा उसको 1 मिलेगा। तो ये ज्योग्राफिकल क्या है? तो यहाँ के सीएसआरडी का जो सेंटर है, उन्होंने होमवर्क मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के प्रपोजल बनाया और वही लागू हुआ। यहाँ जो कुछ भी नीतियां बनती थी राष्ट्रीय पैमाने पर, यहीं के प्रोफेसर प्राय उस अपने सेंटर में उस पर रिपोर्ट देते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे सीएसआरडी के लोगों ने क्वार्टाइल फिक्स किया और क्वार्टाइल के आधार पर रिजर्वेशन शुरू हुआ। फिर था बाद के दिनों में गर्ल्स को रिजर्वेशन, तो 3 कैटेगरी हो गया। उसके बाद ओबीसी का रिजर्वेशन, तो 4 कैटेगरी हो गया, और सब में नंबर बटा हुआ है जैसा कि
ये एडमिशन पॉलिसी हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं था। इनका मकसद था कि सुदूर देहात से, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री से लोग यहाँ आवे और उनको जो है इस विश्वविद्यालय के विद्वता का लाभ, इंटेलेक्चुअलिटी का लाभ इसको मिल सके। तो बहुत ही अच्छा 1980 के से 1990 के दशक तक बहुत अच्छा परिणाम निकला और बड़े बड़े सोशली डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग बड़े पैदा हुए। और ये पता नहीं, कहीं मैं पढ़ा हूँ कि जेएनयू से 36,000 इंटेलेक्चुअल्स पैदा हुए हैं जो देश और दुनिया के कोने कोने में है। कोई विश्व का ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ की जेएनयू के स्टूडेंट नहीं हो या टीचर नहीं हो, वहाँ टीचर भी वहाँ है। तो ये कंट्रीब्यूशन, कभी कभी जो हमें गाली मिलती है कि जेएनयू का क्या कंट्रीब्यूशन है, अरे गरीब आदमी को पढ़ने के लिए मौका। दुनिया में एक ही चीज है कि सुव्यवस्था यदि बढ़िया से चले किसी देश का, उस देश को मूर्ख रखना चाहिए। पहला चीज है कि आपकी विद्वता कत्लेआम हो। ये आज का रोजगार नहीं, ये शुरू से ही रहा है। एक बहुत बड़ी लेडी गणितज्ञ थी, वो बेचारी गणित में बहुत महारत हासिल कर रही। वो एक छोटे पादरी की बेटी थी। बड़े पादरी ने कहा कि तुम्हारा बेटी बहुत दुनिया में नाम कमा रहा है, तू बता कि वो क्या पढ़ी है इतना नाम कमाया है, कहा कि उन्हें से पूछ लीजिए। तो वो जब वो वार्तालाप करने लगी तो वो पादरी घबरा गया, ये तो सारा चर्च डुबा देगी। कहा कि इसको मारो। उसके बाद चौराहे पर उसकी पिटाई की पिसियाना। पढ़ने लिखने यहाँ न लागो राउर माया, यहाँ कोई माया का सवाल नहीं है, मार दो पढ़े लिखे लोगों को, कत्लेआम कर दो। और ये हालत सिकंदरिया का नाम सुने होंगे। सिकंदरिया एक लाइब्रेरी थी जिसकी चर्चा हम सभी भी किए। सिकंदरिया एक जगह थी जिसको सिकंदर ने जीत लिया था। वहाँ एक बहुत बड़ा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हुआ, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, लेकिन क्रिश्चियन जो धर्मांध थे उन्होंने उसको जला दिया। पहला चोट है पढ़ाई लिखाई, किताब और आपके मस्तिष्क की जागृति के ऊपर हमला करना, जिससे कि ये समाज में जो परिवर्तन लाओगे अपने सोच समझ से वो नहीं ला सको। यथा स्थिति समाज में जैसा समाज है वैसा रहे। तो भाई पढ़ना लिखना इतना गुनाह का काम हो गया। लेकिन लोगों की इच्छा हमेशा, सोई हुई इच्छा भी है तो लगता है कुछ जानकारी प्राप्त करें, कहीं से न कहीं पढ़ें। पढ़ाई लिखाई रुक नहीं सकती है, भले ही यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो जाए, लेकिन पढ़ाई लिखाई रुक नहीं सकती है। ये उसके बाद भी लोग पढ़ेंगे, इसके बाद भी पढ़ेंगे। और राहुल सिंह ने कहा कि यूनिवर्सिटी सिस्टम से बाहर जितना एजुकेशन हासिल किया जा सकता है वो ज्यादा व्यापक पैमाने पर होगा। यूनिवर्सिटी सिस्टम तो एक प्रकार की व्यवस्थात्मक जो है ये चीज है, व्यवस्था कैसे बहुत कम पैदा करेंगे, लेकिन तुमको समाज में जाना है, समाज से इंटरेक्ट करना है, वहां विद्वता। कोई भी बड़े बड़े जितने लेखक कवि हैं, क्या सब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? नहीं थे। इसीलिए हर एक पूरा भूलने वाले में भी एक अजब का उसमें गुण हो सकता है। कोई भी साइंस का आविष्कार जो है देखते हैं तो बहुत सारे साइंस का समाज में के व्यवहारों से निकल कर गया। आइंस्टाइन साइकिल चलाने वाले को देख के कहा, आर्किमिडीज जो है कुइयां में कूद करके तैर करके जो है अपना सिद्धांत देते हैं, सेब गिरते हुए को देख करके न्यूटन। तो ये सामाजिक जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उसको भी देखकर लोग अपने दृष्टि को, यदि पढ़ा लिखा रहेगा तो दृष्टि खुल गया तो कुछ न कुछ जो है वैज्ञानिक बन जाएगा, चाहे वो बकरी क्यों नहीं चरा रहा। इस चीज को रोकने के लिए ही ये व्यवस्था चाहती है कि ये ज्ञान का विकास उसमें नहीं हो, नहीं तो वो परिवर्तन की बात बोलना शुरू कर देगा। तो आज के जिंदगी में
बातें कही हैं, और मैंने भी थोड़ी सी बात की थी राष्ट्रवाद पर शाम को इनसे। आज का जो बुर्जुआजी सोसाइटी है, या जो शासक वर्गीय सत्ता है, जो शोषणकारी है, वो सोचता है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, यह एक ज्योग्राफिकल इंटिटी में कहते हैं। लेकिन जो लोग ह्यूमैनिटेरियन हैं, वो राष्ट्रवाद को पीपुल सेंट्रिक डिफिनेशन में लाते हैं कि पीपुल राष्ट्र का जो है, राष्ट्रवाद का असली जो है वो कारक क्या कौन फैक्टर कहेंगे, ओरिजिनल फैक्टर जो है, कारक है पीपुल, नॉट ज्योग्राफिकल एंटिटी। ज्योग्राफी तो बदलते रहता है, चले नहीं, इथोपिया बदल गया, इरिट्रिया बदल गया, इरिट्रिया उधर हो गया, इथोपिया इधर रह गया, लीबिया टूटने के कगार पर है, क्या कहता है, भारत कितने जम्बूद्वीप जिस समय था, जिसमें अफगानिस्तान था, ये था, वो वो नहीं। ज्योग्राफिकल एंटिटी तो चेंज होती, लेकिन वो राष्ट्रवाद वो है जो जनता के, जनता केंद्रित विश्लेषण ही राष्ट्रवाद के मुख्य जो है कसौटी। यहां क्या कह रहा है, यहाँ हम हमेशा कह रहे हैं, अरे ये टूट जाएगा, वो ज्योग्राफिकल एरिया टूट जाएगा, वो ज्योग्राफिकल एरिया टूट जाएगा। Geography is not the determining factor of nationalism. People is the determining factor of, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी बात पर बहुत ही लिटरेचर में बहुत बहस किया है, और कहा पीपुल इज द मेन फैक्टर इन नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म पर हम उतना नहीं जानते, मैं मोटा मोटी मैं जो ट्रेंड होता हूँ मैं क्लास उलास में, उसी के मार्फत से थोड़ी सी बात जानता हूँ। हमको हरिवंश मुखिया जब लेक्चर दे रहे थे वहाँ चंडीगढ़ में, तो ये हम लोगों को बताए थे, तो इसलिए मैं ये मेरे दिमाग में बैठ गई थी, तो यही मैं आपके सामने। अब एक तो एडमिशन पॉलिसी, दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है, आउट क्या कहते हैं, जो वर्ल्ड के अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट सिलेबस में दिया जाना, और यहाँ के विद्यार्थियों को वर्ल्ड के लेटेस्ट लिटरेचर से उसका जो है मोहब्बत कराना सिखाना, उसके साथ जो है रैपो करना सिखाना, ये जेएनयू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दूसरा कंट्रीब्यूशन हमने आपको बताया। तीसरा कंट्रीब्यूशन, टीचर, स्टूडेंट और कर्मचारी के बीच में दोस्ताना भाव रहना। ये नहीं कि कर्मचारी है तो अरे नौकर, ऐसा नहीं। यहाँ जितना जीवन निर्वाह किया है कर्मचारियों ने स्टूडेंट का, ये आप जब देखेंगे, भर भर थाली ले जाके गेस्ट को खिलाना, कैडर बिल्डिंग करते थे हम लोग भी बेईमाने थे, बहुत अच्छा नहीं थे। कैडर बिल्डिंग के लिए भूखरा आ गया तो मेस का तो थरिया लेकर के खिला ही देते थे, कर्मचारी मदद करता था, उसमें कोई बात नहीं। इतना ही नहीं, पीएचडी कर लीजिए तो हर पीएचडी स्टूडेंट कर्मचारी क्वार्टर में जाके शरण लेकर के 6 महीना की जेएनयू का मुंह देखते रहेंगे, 6 महीना कम से कम कर्मचारी क्वार्टर से तो देखेंगे, कर्मचारी क्वार्टर में जाकर के रहता था। इतना ही नहीं, कर्मचारी के जो फैमिली थे, जो कोई स्टूडेंट रहता था उसको बढ़िया से खाना बना के खिला देता था, चाहे आपके पास पैसा हो या नहीं। ये जो कर्मचारी, स्टूडेंट और टीचर, कर्मचारी में भी लेफ्ट विंग बहुत मजबूत था, जिसका नाम था केडीएफ, कर्मचारी डेमोक्रेटिक फ्रंट। टीचर्स में भी लिबरल प्लस इनसाइड जो हार्ट लेफ्ट है, ये दोनों मिलकर सब दिन यहाँ रहा। लिबरल व्यापक पैमाने पर, जिसमें सोशल जस्टिस के भी फोर्सेस हैं, प्लस भीतर में लेफ्ट जो उसमें अपने आप को लिबरली संबंध बना लिए। फ्री थिंकर तो यहाँ था ही, स्टूडेंट की बात अभी नहीं कर रहे हैं हम, टीचर की बात। और यहाँ कितनी बड़ी परंपरा रही। फ्री थिंकर भी एक मार्क्सिस्ट ट्रेडिशंस का कॉन्सेप्ट है कि चिंतन को गुलाम नहीं होने देना। यहाँ फ्री थिंकर भी जो खत्म हो गया, लेकिन फ्री थिंकर जो था लेफ्ट को खूब गाली देता था। लेकिन सवाल जब जेएनयू को उठता था तो आरएसएस, लेफ्ट, हम लोग सब एक साथ जेएनयू का भाई कुछ गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, इसका भात दाल तरकारी जो शाम को बढ़िया से खाते हैं ये खत्म नहीं होना चाहिए। दिस वाज द ट्रेडिशंस। तो लेफ्ट का प्रभाव टीचर, स्टूडेंट, कर्मचारी,
और उसमें लीडिंग नहीं होता था, ये भीतर से बैठ करके काम करता था और एक प्रगतिशील नीतियों को बनवाने में ये मददगार होते थे। ये बहुत बड़ा ये था। जो चौथा है कि ज्यों ज्यों जेएनयू का प्रोडक्शन बढ़ने लगा, वर्ल्ड के पैमाने पर इनके लोगों की आवश्यकता बढ़ने लगी। हर यूनिवर्सिटी से कॉल करे जेएनयू वाले, दुनिया के हर यूनिवर्सिटी वाले जेएनयू के साथ, और ज्यों ज्यों आवश्यकता होती गई त्यों त्यों यह सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना चला गया। जैसे यह एक बहुत ही नायाब जगह है, पहले आर्ट एंड एस्थेटिक्स सब जगह नहीं होता था। यहाँ जो है SIS में जैसे एरिया स्टडीज है कि गल्फ का स्पेशलाइजेशन है तो गल्फ के 5-10 प्रोफेसर मिल जाएंगे, लैटिन अमेरिका के 10 प्रोफेसर एक साथ मिल जाएंगे, ये साउथ एशिया का एक साथ मिल जाएंगे, एशिया पैसिफिक के एक साथ मिल जाएंगे, यूरोपियन स्टडीज के एक साथ मिल जाएंगे, अमेरिकन का एक साथ मिल जाएंगे। ये जो एक साथ 10 प्रोफेसर इंटेलेक्चुअल होते थे, तो वर्ल्ड को के साथ नेगोशिएट करने के लिए जेएनयू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि एरिया स्टडीज के महारत यहीं बैठे रहते थे। जैसे हम लोग कई बार उदाहरण के रूप में, मैं अपनी बात ऐसी तरह कर रहा हूँ, जैसे मनमोहन सिंह जा रहे थे इथियोपिया, उन्होंने सेंटर को आई डोंट नो अबाउट इथियोपिया, सो कैन यू गिव मी सम स्क्रिप्ट रिगार्डिंग इथियोपिया। तो हमें को दिया गया, तो हमने लिख करके नेशन बिल्डिंग में योगदान दिया। आज तो चरनिया नौकरी में भी जेएनयू वाले ताल ठोक के फिर रहे हैं। हाई स्कूल के टीचरों में आप देखेंगे ना बिहार में, मिडिलो स्कूल के टीचरों कहाँ पर है, जेएनयू पर है। अब क्या करेगा, इसी को दूगो बोल जुबान में बुद्धि और बोलिए तो सिलेक्शन आप नहीं करिए। ईर्ष्या से लोग इसको गाली देते हैं, सारे गाली देते हैं जेएनयू को, है बड़ा इंटेलेक्चुअल बनने चलते हैं, भग 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 करते रहते हैं। ये इसलिए करते हैं कि उनको कुछ नहीं आता है। जितने लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, ये जेएनयू के इंटेलेक्चुअलिज्म से घबराते हैं। और हमारे जेएनयू के कोई भी इंटेलेक्चुअल का कोई ऑस्टेंटेटिव चटक मटक जिंदगी नहीं देखिएगा। कोई भी प्रोफेसर को आप देखेंगे तो लगेगा कि एक बार बात करेंगे लगता है घर का। ये नहीं है टाइकोट ऐसे बांध दिए ऊपरे ऊपर हियाते चल रहे फाना प्रोफेसर लोग युवक के, ऐसा नहीं है। आप किसी भी प्रोफेसर के साथ कुछ भी बहस कर सकते थे, वो आपके साथ उलझ जाएंगे जानने के लिए। वो पूछता है कि मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मुझे तो कम में जानकारी होगा, ये तो उठ के आया है, ये बिहार के कटिहार से आया है, इसको तो कुछ ज्यादा बात हो गया, इसका कुछ क्लू ले लें, रिसर्च का कुछ टॉपिक मिल जाएगा। फटाक से जेएनयू के प्रोफेसर नए नए स्टूडेंट को खट से पकड़ के उसको आपस में मिला के रखते और भेदभाव नहीं, वो भेदभाव नहीं रखते थे। इतना मैं दावे के साथ करता हूँ, जैसे मान लिया जाए प्रोफेसर का गुल बैठा हुआ, इसे अन्यथा नहीं लेंगे। शराब का दौर चल रहा है तो टीचर आपको इशारा मारेगी, तुम भी ले लो। नहीं सर, यहाँ तो हम लोग बाहर देहात से आए हैं, तो शिक्षक के सामने शराब कैसे लगाने की बात नहीं, ले पी मेरे सामने, पीते। विद्यार्थी एक बार घटा गया तो रोजे वहीं बैठने का। ये जो नेशन बिल्डिंग में जेएनयू का कंट्रीब्यूशन है और ह्यूमन कैरेक्टर का जो इंटीग्रेशन है, उसको जो डेवलप करने में मदद किया है, ये मार्वेलस है। मैं तो कहता हूँ मेरे मरने के बाद ही मुझे चेतना होगी तो जेएनयू को कहूँगा बाप रे बाप, मुझे बहुत बड़ा चीज मिल गया। ये जेएनयू, हम लोग क्या थे, हम लोग जो थे वो खेत मजदूर थे, प्रोफेसर बन गए यहाँ। तो जेएनयू का कंट्रीब्यूशन, यहाँ हर आदमी का 80% का हिस्ट्री देखेंगे जिसका रूरल फुटेज है, उसकी स्थिति बेचारे की एकदम नाजुक सी रही, चाहे कोनो जात रहे, कोनो वर्ण है, सबका बेचारा का एकदम हालत गांव में खराब रहा है। यहाँ पढ़ा लिखा आगे बढ़ा, यहाँ आईएएस लोग चुरा करके तैयारी करते थे, जो आईएएस तैयारी करते थे उस पर कमेंट मारते थे हम लोग, क्या कर रहे तरह हेड क्लर्क बनने जा रहे हो डिस्ट्रिक्ट का, हेड क्लर्क ही है ना। अरे आई तो
चरवाहे को भी ट्रेनिंग दे दीजिए, वो भी शासन सीख जाएगा, हेड क्लर्क बनने जा रहे। तो वो डर के मारे तैयो तरे तर इतना आईएएस देता था कि आज दिखाई देता, अरे तुम भी यही तैयारी करते थे इस ऑफिसर का। तो बड़े बड़े ऑफिसर, तो ये जो नेशन को कंट्रीब्यूशन है जेएनयू का, और ये स्टूडेंट मूवमेंट एक चीज हमेशा करता था, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पर कोई प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं, और पढ़ाई के जो व्यवस्था है उसके लिए स्टूडेंट यूनियन रहता था। किताब लाइए, यहाँ लाइब्रेरी टेक्स्ट बुक सेक्शन, मैं तो सैल्यूट करता हूँ टेक्स्ट बुक सेक्शन से, क्योंकि एक टेक्स्ट बुक सेक्शन में एक टेस्ट का किताब जोड़ने के लिए 10-15 प्रोफेसर का रिकमेंडेशन होता था, तब वो एक बुक टेक्स्ट बुक सेक्शन में जाता था। और हम लोगों को जब जेएनयू में एडमिशन हुआ तो पहले कहता था टेक्स्ट बुक सेक्शन में जाकर के टेक्स्ट वाला बुक्स देखो, क्योंकि वो इतना बेहतरीन किताब होता था, इतना बेहतरीन किताब होता था टेक्स्ट बुक सेक्शन का, क्योंकि बिना 10-15 प्रोफेसर के रिकमेंडेशन का टेक्स्ट बुक सेक्शन में रखा ही नहीं जाता था किताब। मैं जेएनयू ऐसे जेएनयू नहीं बना, जो लोग इसको फुर्री मार के उड़ा देना चाहते हैं, तो ये राष्ट्र का कल्याण नहीं कर रहे हैं, ये राष्ट्र का सबसे बड़ा जो है हानि पहुंचा रहे हैं। इतनी बड़ी चीजों को, इतने बड़े योगदान देने वाली चीजों को आप तहस नहस कर दीजिए, कोई बात नहीं। और ये तहस नहस से बहुत दिन तक कोई चीज तहस नहस नहीं होती, ज्ञान के और भी प्रवाह निकल जाएंगे। ये नहीं है कि खत्म कर दीजिएगा तो कोई चीज खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मान लीजिए एक शब्द चलता है, वामपंथ कमजोर हो गया, ठीक है, बोले कोई बात कहा, वामपंथ कमजोर हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बता दें, हाल में हमारे प्रधानमंत्री ने भाषण दिया कि वामपंथ का एक कोबो नहीं रहेगा पार्लियामेंट में, लेकिन ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। लैटिन अमेरिका के 10 देश, एक चिली में था, वो भाग गया और भाषण दे रहा था, वो लेफ्टिस्ट है, लोगों ने पकड़ के लाए थे, तो ही बन गए। 10 वर्षों के बाद चिली में फिर से लेफ्टिस्ट आ गया। लूला जो ब्राजील में, आप कोलंबिया देख लीजिए, एक लेफ्टिस्ट था, 25 वर्ष का नौजवान, वो भाषण देने लगा ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ। कहा अरे भैया इसमें कुछ तेवर है, लो तुम प्रेसिडेंट बन गए। अरे दिया लेके खोजेंगे कल जेएनयू वाले को, क्योंकि ये ऐसा दीपक है जो कि अंधेरा मिटा सकता है। आप गाली दे दीजिए जो भी कीजिए, लेकिन ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारा स्टूडेंट किसी के सामने जो है शास्त्रार्थ करने में पीछे नहीं रहता है। हमने तो भाषण देने के लिए सुना, चाहे कन्हैया तो मेरा ही स्टूडेंट है भाई, लोगों तो 7 बरस हमने पढ़ा है, तो भाषण देने के लिए तो उसको आता नहीं था, तो कैसे भाषण दिलाने के लिए सिखाए। रैला परवीन हमारे स्टूडेंट है, अमृता पाठक हमारे स्टूडेंट है, लेकिन चीज कैसे बनाया जाएगा। जेएनयू का टीचर जानता था कि स्टूडेंट सोच समझ में कहाँ रुक रहा है, उस अवरोध को वो जो है वो काटता था और उसके चिंतन को आगे बढ़ाने में मदद करता। ये एक्सपीरियंस था जेएनयू के टीचर का। मैं लास्ट में अपने बनने की एक छोटी सी कहानी 1 मिनट के लिए, बस उसके बाद खत्म करेंगे। मैं पीएचडी लिख दिया, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, अंग्रेजी में कंक्लूजन लिख दिया, हमारे गाइड ने कंक्लूजन फेंक दिया, कहा कि ये रद्दी फरोश। मैंने कहा अब मुझसे पीएचडी नहीं हो पाएगा सर, मैं जा रहा हूँ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। कहा कि जाओगे कैसे, तो पीएचडी करना है, हमको नहीं करना, ये हमसे नहीं चलेगा। कहा कि एक उपाय बता रहे वो करके देखो। हमने कहा अब तुम हिंदी में कंक्लूजन लिख लेना। मैं लिखा, ऊपर एक कहा कि ऐसा कंक्लूजन तो दुनिया का कोई आदमी नहीं लिख सकता है, इतना बढ़िया लिखे। कहा कि अब तुम इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करो। हमको ट्रांसलेशन
कहा कि नहीं, जैसा आता है ट्रांसलेशन करके लाओ, ट्रांसलेशन करके दे दिए। उन्होंने केवल जो प्रीपोजिशन, इफ, बट्स, थोड़ा सा जोड़ जाके कॉमा, हलंत दे करके ऐसा कंक्लूजन बनाया कि लगता था कवित्वपूर्ण कविता बन गई। मैं कहता हूँ जेएनयू एक ऐसा चाक है, इस चाक पर एक लोथड़ा मिट्टी का रख दीजिए। जेएनयू के टीचर ऐसे कुम्हार थे कि इतना बढ़िया से गढ़ करके बर्तन निकाल के रख देते थे, और वो अपने लिए कभी नहीं करते थे, वो हमेशा राष्ट्र के लिए ही करते थे। इसलिए हमारे जेएनयू स्टूडेंट मूवमेंट कम्प्लीमेंट्री फैक्टर है हमारे जेएनयू के नेशन बिल्डिंग कंट्रीब्यूशन। मैं तो जेएनयू पर बोलूँ क्या 7-8 दिन तक बोल के रह जाऊँ। एक घटना का हमारे सामने में, आँख के सामने तैरता रहता है, लेकिन दुख होता है कि सब लिए हुए आँख मूंद लेंगे, कहीं कोई लोगों को जो है नहीं दे पाते हैं। लिख तो देते हैं, लिखने तो लिखते ही हैं, स्टूडेंट मूवमेंट पूरे मेमोइर्स कुछ करते हैं। खैर जो भी हो, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और मैं बहुत उबाऊ आप लोगों को बना दिया होगा तो नहीं सर, नहीं। और मैं बताऊंगा।